तो ये न्यूज उधर आई थी कि चाइना में नया वायरस मिला है जिसका नाम कोरोना रखा गया है। इंडिया में 30 जनवरी को लास्ट जनवरी को कोविड का पहला केस आया था। शुरुआत में कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, पर जैसे ही न्यूज पे खबर आई थी हाँ लॉकडाउन होगा तो काफी हफड़ा तफड़ी मच गई थी। ऐसे भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि अब इसके बाद हमें सामान मिलेगा ही नहीं, हम लोग भूखे रह जाएंगे। काम कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, आगे क्या होगा, कुछ भी हमें को समझ नहीं आया था। एकदम चौंकाने वाली बात थी। ये सारी चिंताएं थी कि कब जाएगा, कब लोगों का रोजगार फिर से शुरू होगा, फिर सभी लोग कमाने लगेंगे और खाने लगेंगे। काफी लोग जो थे, ज्यादातर मजदूर, वो अपना सामान लेकर अपने घर की ओर चल रहे थे। आधी रात की छत पे जाते थे तो भी लोग चलते हुए हमें नजर आते थे। और जो पलायन करके लोग आ रहे थे उनको सरकार सुविधा नहीं दे रही थी। रास्ते में जो घटनाएं हो रही थी, बहुत से लोग ट्रेन के नीचे कट के मर गए थे, वो सारी चीजें सुन के चिंता हो रही थी कि मतलब आगे और क्या हो सकता है। पापा सबको मना कर रहे थे कि सबसे दूरी बना के रहना, बाहर नहीं खेलना है, घर ही में खेलना है, एक ही जगह बैठना है और मास्क पहने रहना। अचानक से सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया तो सोचते थे कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा। कम से कम स्कूल के बहाने हम लोग बाहर निकलते थे, बाहरी दुनिया का कुछ अपडेट मिलता था, वो भी बंद हो गया। अलग अलग संस्था से जुड़े थे तो हम लोग के साथ कार्यशाला होता था तो उसमें जुड़कर हम खुलकर जी पाते थे। फिर ये सोच रहे थे कि कहीं हम लोग जिस हालात से इतना निकलकर अपने अधिकार को जाने थे, अपनी बातें रखना सीखे थे, कहीं वो सब फिर से हम लोगों के साथ बंद ना हो जाए। जो घर का काम है और घर में हिंसा है, ये सब बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए क्योंकि सभी लोग घर में रहते थे। महिलाओं के साथ खासकर मारपीट होने लगा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मान लीजिए कि कंप्लेन भी करना है कि पुलिस के पास, तो कंप्लेन भी आजकल काम नहीं कर रहा है। अप्रैल में हमारे घर में राशन को लेकर या फिर खर्चों को लेकर मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होने लगा। इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि हिंसा के रूप में वो बदल गया, जिसमें हमारी मम्मी का सर भी फट गया था। उसके बाद से फिर उनका इलाज को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पैसे नहीं थे हमारे पास उनकी देखभाल करने के लिए। लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर हमारे पापा भी घर छोड़ के चले गए। बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी तो लोगों के मन में डर, नफरत, ये सब की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। न्यूज चैनल्स पे या लोग फैला रहे थे, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा शेयर हो रही थी, तो इस तरीके से फैल रही थी कि घर पे हाथ छापोगे तो तुम्हारे घर में वायरस नहीं आएगा, दिया जलाओगे या थाली पीटोगे तो वायरस भाग जाएगा। कुछ चीजें बेचने का काम करते थे रेडियो वगैरह में, तो उनका काम एकदम से बंद हो गया। तो कैसे हम उन तक भी सपोर्ट करना, एक ये भी मन में था कि उनका सपोर्ट भी करना है, बट करें कैसे, जरिया क्या होगा वो उन्हें सपोर्ट करने का। ये बहुत सारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे खुद के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी, हम कैसे उनका सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए फैट ने यही परिस्थिति को देखते हुए फैट टीम ने मिलकर एक अभियान चलाया। कोरोना नहीं कोरोना अभियान हमने मार्च में जैसे ही जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था उसके एक हफ्ते बाद हमने ये शुरू किया था। क्योंकि जो फैट से जितने भी लोग अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, बिहार है, पटना है, दिल्ली से जुड़ते हैं, झारखंड से जुड़ते हैं, पुणे से जुड़ते हैं। जब हम ये बहुत अलग अलग अपडेट सुनते थे ना अलग अलग राज्यों के, तो हमने एक चीज में बहुत महसूस किया कि परिस्थिति जैसे ही आई कि कोविड-19 शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, जैसी ही परिस्थिति बनी वहां पे लोगों ने कोरोना छोड़ दिया, यानी कंपैशन जो होता है वो छोड़ दिया। लोग कंपैशन के बारे में सोच ही नहीं रहे, कोरोना के बारे में सोच ही नहीं रहे, जो कि बहुत जरूरी हो गया है। तो हम सभी लोगों ने सोचा कि हम अभियान चलाएंगे जिसमें हम सबसे ज्यादा कोरोना को हाईलाइट करेंगे, यानी कि कोरोना बहुत जरूरी है एक दूसरे के प्रति दिखाना। चाहे वो हमारे कम्युनिटी के प्रति हो, चाहे वो एक हमारे फैमिली मेंबर के प्रति हो, या हमारे समुदाय से अलग हो, या हमारे फैट के कोई पार्टिसिपेंट के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो। अभी हम ये कोई कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो कैसे हम लड़कियों को इकट्ठा करें और सही जानकारी अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाएं। तो ये अभियान हमने मोस्टली ऑनलाइन शुरू किया, जिसमें हमारे हर लोकेशन हमारे प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो वो दिल्ली से भी जुड़े थे, झारखंड से जुड़े हुए थे, पुणे से जुड़े हुए थे और पटना से जुड़े हुए थे। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी को पता है जूम कैसे चलता है, स्लैक कैसे इस्तेमाल करता है, अलग अलग ऐप को कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके जरिए ही हम सब इकट्ठा हुए और सभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन आकर हमने बात की। शुरुआत में एटलीस्ट 90 के करीब प्रतिभागी हमारे साथ अभियान में रहते और धीरे करके और भी जो हमारे पुराने प्रतिभागी थे वो भी कर धीरे धीरे करके वो भी हमसे काफी लोग हमारे साथ जुड़े थे इस अभियान में। तो हम जब ऑनलाइन आए, एक दूसरे से बात की, तो हमें एहसास हुआ कि हम सभी सेम पेज पर हैं, हम सभी एक जैसा ही सोच रहे हैं।
मेन जो हमारा मुद्दा था कि हाँ कोरोना वायरस किस तरीके से फैल रहा है और उसके क्या बचाव है, क्या लक्षण है, ये कहीं ना कहीं छुप रहा था। वो उनको पता नहीं लग रहा था कि सही जानकारी है क्या। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत ज़रूरी था कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, वो भी सही स्रोत के साथ, सही माध्यम के जरिए, ताकि लोग हताश ना हो, ताकि लोग ज़्यादा घबराए नहीं कि ये हमें ही हो जाएगा। क्योंकि छोटी सी खांसी होती थी तो लोगों को ये लगता था कि कोरोना वायरस तो नहीं होगा ना। जानकारी लेने का भी जो एक सही स्रोत होता है वो हमें नहीं पता था कि हम कहाँ से जानकारी हमें सही मिल सकती है और कहाँ ऐसी जानकारी जो हमें भ्रमित करती है वो जो फर्जी खबरें फैलाती है। तो मैं इसमें जुड़ी तो मुझे कोरोना वायरस की सही स्रोत से सही जानकारी का पता चला। मुझे बहुत सारे न्यूज़ चैनल के बारे में पता चला कि ये न्यूज़ है जो सही न्यूज़ देते हैं। अपना मीटिंग जो होता था हम जूम पे ही करते थे, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको मीटिंग में जुड़ना था, हमारी सहभागियाँ जो हमारी दोस्त, जिसमें जूम कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, स्लैक क्या होता है, तो ये टेक्निकल चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत हुई। तो उस दौरान मैं जितने भी मेरे साथ हमारी सहभागियाँ थी, हमारे जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, मैंने खुद उनको जूम यूज़ करना सिखाया, स्लैक कैसे यूज़ करना है वो बताया, सिग्नल का प्रयोग कैसे करते हैं, हैंड रेस या तो रीनेम। आज जो हमारा सेशन है वो जीमेल पर है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, इसमें एक जीमेल लिखा हुआ और एम सा सिंबल बना हुआ है। जिस इंसान के लिए मेल लिखा गया है उसकी आईडी हम डालते हैं। तो आज हम जीमेल आईडी वाला गूगल फॉर्म की बात करें। जैसे आप सभी के फोन में वो लिंक आया होगा इसी तरीके से। और टेक्निकल काम बहुत सारे सीख गए, जैसे जूम, स्लैक, सिग्नल, ये सब चलाना सीख गए। ईमेल करना सीख गए, जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता था ईमेल करना। ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन मीटिंग करना, ऑनलाइन काम करना, ईमेल करना, ऑफलाइन लोगों से इस टाइम में कैसे बात करना, डिस्टेंस बना के, करुणा दिखा के। इस अभियान से ही जुड़कर बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन ही नेटवर्क बना। एक दूसरे को सहारा देते हुए हमने अलग अलग एक्शंस भी लिए और कम्युनिटी के साथ काम किया। जब देखा कि हमारे प्रतिभागी खुद उनके घर में खाने की कमी हो रही है, तो हमने कोशिश की हम रिलीफ फंड निकाले जिसमें कि सभी को राशन के लिए ही मदद करें। तो हमने सभी के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे तो बहुत सारे लोग आ रहे थे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा माहौल था कि लोग आगे की सुरक्षाएं भी देख रहे थे। तो वहाँ पे चुनौती आई थी कि लोगों को समझाना है कि ये उनको लिए है कि जो बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत ज़रूरत है उनको, और जिनको सच में ज़रूरत था हमने उनका नाम लिखा, उनको राशन प्रोवाइड कराया। जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हिम्मत मिली कि हाँ यार, सच में ये जो अभी का समय है वो डरने का नहीं है, बल्कि किस तरीके से मैं एक्शन ले सकती हूँ। और मैं इस एक्शन में काम करने लगी और साथ पे अलग अलग जो सरकार की स्कीम होती है वो भी मैंने जाना, और फिर इस तरीके से मैंने अपने समुदाय के लोगों को भी बताया और उन्होंने भी जाकर वो लोग भी राशन लेकर आए और अलग अलग स्कीम के बारे में मैंने उनको अपडेट किया। साथ में 23 लोगों को राशन दिया और फूड 200 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरे परिवार के ही जो ये कह रहे थे कि अपने परिवार को तो नहीं दे रही हो और बाहर के लोगों को क्यों दे रही हो, मुझे मारने के लिए भी आए थे और मेरे भाई को भी मारने के लिए चले गए थे। उस समय भी बहुत बड़ी चुनौती हुई थी मेरे साथ। एक पल तो लगा था कि मैं ये सारा काम ही छोड़ दूँ, एकदम से कोई कैंपेन में भाग ही ना लूँ। मैं तो बहुत रो रही थी। तो मैंने एक दूसरा तरीका निकाला कि अब से मैं पहले लोगों को बता ही दूँगी, मतलब मैं क्या काम कर रही हूँ और किन लोगों को खाना दे रही हूँ। तो मैंने बताना भी शुरू किया, फिर भी लेकिन चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, लेकिन हमने वो सारी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ी हूँ और मैंने फाइनली 55 से 56 घरों में खाना प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। और आज मैं अभी बहुत सारे ऐसे गाँवों में जाती हूँ जहाँ पे अवेयरनेस को लेकर काम कर रही हूँ। लोगों को ये समझाती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कहीं निकल रहे तो मास्क लगाएं। अगर किसी भी कानूनी मदद की ज़रूरत हो तो हम मदद करेंगे, आप हमें बताइए। अगर मेडिकल सुविधा चाहिए आपको तो हम मेडिकल सुविधा भी प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको। आप हमें बताइए, लेकिन घर में रहिए और सेफ रहिए, बेवजह घर से मत निकलिए। धीरे धीरे हमें और ज़रूरतें महसूस हुई जो हमारे समुदाय की थी। खाने को लाएंगे या फ़ोन रिचार्ज करेंगे, तो इसलिए फ़ोन रिचार्ज किया गया फैट के द्वारा ही। और से जितने भी लड़कियां ऑनलाइन जुड़ रही थी उसमें भी बहुत सारी लड़कियां नहीं जुड़ रही थी फ़ोन की वजह से, क्योंकि सबके पास फ़ोन नहीं होता था या फिर सबको फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जाता था।
तो इसलिए उन लड़कियों तक फ़ोन पहुंचाया गया ताकि वो भी अभियान में हम लोगों के जैसे जुड़ सके। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं मोबाइल खरीद कर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकूं। मेरा इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे एग्ज़ाम आगे दे पाऊंगी, मतलब मैं कैसे पास हो पाऊंगी। पढ़ाई काफी एक बड़ा मुद्दा बन गया था कि हम पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें। उसके लिए हमने स्कॉलरशिप शुरू किया। स्कॉलरशिप प्रदान हुई जिससे मैं आगे का पढ़ाई कर रही हूँ। ये सब चीज़ से मुझे ताकत और हौसला मिला है। तो काफ़ी ज़बरदस्ती रहा मेरे ऊपर कि गांव चले, जिसमें मैं नहीं चाहती थी कि मैं गांव जाऊँ, क्योंकि गांव जाने के बाद होता है कि शादी का प्रेशर होता है और इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग शादी करवा रहे हैं गांव में, क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं तो शादी ही बेटर ऑप्शन है। मैं फ़ोन यूज़ को लेके मेरे बहुत दिक्कत होने लगा, जो कि यहाँ पे भी था पर गांव जाने के बाद और बढ़ गया कि फ़ोन इतना यूज़ करती है, लड़की है, इस तरह के बहुत सारे ताने जो होते हैं वो सुनना शुरू हो गया। तो शादी का दबाव पड़ने लगा। मेरी जो पढ़ाई 12th की थी, मेरी पढ़ाई जो ऑनलाइन चल रही थी वो जस्ट फ़ोन यूज़ कर रही हो तो फ़ोन में बहुत नहीं यूज़ करना है, गाँव है, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद हो गई। और एक समय बाद मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई, जिसमें मैंने फैट का सपोर्ट लिया कि कुछ समय के लिए मुझे यहाँ से निकलना है और डिप्रेशन मेरा कम करना है। तो फैट के सहयोग से मैं वहाँ से निकल पाई और एक दूसरी जगह आके रह पाई, और साथ ही साथ मैं डिप्रेशन को कम करने के लिए एक काउंसलर भी असाइन किया गया, जो कि जिनके साथ मेरी थेरेपी शुरू हुई। हम सभी लड़कियां जो फैट में स्टाफ के तौर पे जुड़ी हैं, हम सभी उन्हीं समुदाय से आती हैं जहां से हमारे प्रतिभागी आते हैं। हमारे समुदाय की लड़कियों का पैनलिस्ट समूह, जिन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी निभाई और 357 परिवारों को रिलीफ फंड और 21 प्रतिभागियों को स्कॉलरशिप की मदद पहुंचाई। इसके अलावा फैट के ऑनलाइन कार्यक्रमों में कुल 112 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, जिसमें से 37% लड़कियों ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा का सामना किया और 53% लड़कियां अभी भी शादी का दबाव सह रही हैं। लेकिन इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए कि क्या हम सिर्फ रिलीफ फंड ही देते रहेंगे और लड़कियों की लीडरशिप को कैसे बिल्ड करेंगे इस परिस्थिति में। तो अगस्त में हमने सोचा कि हम जो परिस्थिति है इसी को अडेप्ट करेंगे और इसी पर ही काम करेंगे। हमें दो चीजों को लेकर काम करने की बहुत जरूरत लगी, एक तो लीडरशिप को लेकर और एक एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो फिर फैट की तरफ से ये नीति बना कि कुछ प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसपे आप काम करेंगे, उसके पैसे भी मिलेंगे, साथ में आप उसमें सीख भी सकते हैं। फिर अलग से लीडरशिप की ट्रेनिंग भी होगी। नई नीति जो बन रही थी उसमें किस तरीके की नीति बनाई जाए, उसमें क्या पॉलिसी रखा जाए और किन किन लोगों के लिए बनाई जाए, क्या ये ज़रूरी है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग के साथ भी डिस्कशन हुआ और हम लोग को डिसीजन लेने का मौका मिला कि किस तरीके से पॉलिसी बनाया जाए, नीति बनाया जाए जो लड़कियों को हेल्प करे। अभियान अगर नहीं शुरू होता और हम उसमें नहीं जुड़ पाते तो जो दिक्कतें हो रही थी हम उसमें धंसते जाते शायद कोई सलूशन नहीं मिल पाता। करुणा नहीं करुणा अभियान इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हमारे समुदाय में हिंसा, भेदभाव, खाद्य सुरक्षा, अफवाह और डर फैल रहा था। इस दौरान हमने यह देखा कि अगर लड़कियों को लीडरशिप, जानकारी और आर्थिक मदद दी जाए तो वह अपने समुदाय के मुश्किल समय में मदद कर सकती हैं और बेटी, बहू, पत्नी की भूमिका के अपेक्षा के परे काम कर सकती हैं। तो इस प्रकार से मेरी पूरी जर्नी रही है। कहाँ एक डर से शुरुआत हुआ था कि कोरोना, बट अभी मैं एक करुणा की ओर से मैं बढ़ रही हूँ और करुणा की नज़र से, समानुभूति की नज़र से मैं एक दूसरे तक पहुँच रही और उनकी हेल्प कर रही। इस सिचुएशन में एक साथ रहना और एक दूसरे के प्रति वो कंपैशन, वो करुणा दिखा पाना, वो बहुत ज़रूरी है और इसको अगर हम बनाए रखेंगे तो आने वाले जो परिस्थिति है उससे भी हम लड़ सकते हैं।